सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पिछले कई सालों से फरार चल रहे कथित स्वयंभू संत वीरेंद्र देव दीक्षित के रोहिणी स्थित आश्रम में रहने वाली महिलाओं के कल्याण और अधिकारों के संरक्षण की निगरानी के लिए पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी, फॉर्मर IPS ऑफिसर किरण बेदी की देखरेख में एक कमेटी का गठन किया है। रोहिणी में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में मामलों की स्थिति से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि संस्था अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगी और कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी महिला या आश्रम में बच्चे यदि कोई हो तो उनके साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए जो उनके मौलिक या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हो। बेंच ने आदेश दिया कि संबंधित जिला न्यायाधीश, कमेटी के अध्यक्ष और स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त, महिलाओं के खिलाफ अपराध प्रकोष्ठ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, दिल्ली महिला आयोग DCW के एक नामित व्यक्ति और जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के जिले के अधिकारी इसके सदस्य होंगे। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर इलाके की अमर कॉलोनी मार्केट में मंगलवार दोपहर को भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू लिया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल विभाग ने बताया कि मंगलवार दोपहर 2:40 हुए अमर कॉलोनी मेन मार्केट की दुकान C15 में आग लगने की कॉल मिली थी। दमकल की कुल 10 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गयी। अब आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग ऑपरेशन जारी है। आग इतनी भयानक थी कि इसने आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली फायर सर्विस के असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग संभवत दुकानों के सामने लगे साइन बोर्ड में बिजली की खराबी के कारण लगी है। लगभग 4-5 दुकानें और 3-4 घर आग के संपर्क में आ गए थे। इससे पहले सोमवार को दिल्ली के जामिया नगर इलाके में जोगाबाई एक्सटेंशन के बाटला हाउस में करीब 35 झुग्गियों में आग लग गई थी। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में दिल्ली पुलिस को हैंड ग्रेनेड के साथ एक अज्ञात बैग मिलने के एक दिन बाद एक स्थानीय भाजपा पार्षद भगत सिंह टोकस को कथित तौर पर धमकी भरा फोन आया है। टोकस ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में सोमवार को जो ग्रेनेड मिला है वह उन्हें और मोहम्मदपुर के लोगों को धमकाने के लिए किसी असामाजिक तत्व की शरारत है। पार्षद टोकस ने बताया कि सोमवार को मोहम्मदपुर में एक हैंड ग्रेनेड मिला था। यह मुझे और मेरे गांव के लोगों को धमकी देने के लिए एक असामाजिक तत्व की शरारत है। इस मामले की जांच चल रही है। किसी ने पुराना हैंड ग्रेनेड लाकर मेरे घर के पास रखा था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हम 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आजादी के समय इन असामाजिक तत्वों को खत्म कर दिया जाना चाहिए था। मैं दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके नेतृत्व में एक बड़ा अभियान जल्द ही शेष 40 और स्थानों पर चलाया जाएगा जो मुगलों के नाम पर हैं, जिन्होंने हमें लूटा। मोहम्मदपुर गांव का नाम माधवपुरम करने के लिए निगम में पारित प्रस्ताव के बारे में बोलते हुए टोकस ने कहा कि पिछले साल हमने जोनल कमेटी में मोहम्मदपुर का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया था। राजधानी दिल्ली में अब ई-रिक्शा खरीदने के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस DL होना जरूरी है। दिल्ली परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस पर ई-रिक्शा खरीदने के प्रावधान को खत्म कर दिया है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी ई-रिक्शा निर्माता और डीलर्स को भी पत्र लिखा है कि वह यह सुनिश्चित कराएं कि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस धारक को ही ई-रिक्शा की बिक्री की जाए। उधर परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस और बिना लाइसेंस के चल रहे ई-रिक्शा को पकड़ने के लिए भी अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक लर्निंग लाइसेंस पर भी ई-रिक्शा खरीदने की इजाजत थी, जो 2015 में जारी शासन आदेश के तहत दी गई थी। अब उस आदेश को पूरी तरह से खत्म कर ई-रिक्शा खरीदने के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। यह देखने में आया है कि बड़ी संख्या में ई-रिक्शा बिना लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस के साथ सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐसे रिक्शा चालकों के खिलाफ अभियान भी चलाया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 मई से टोल टैक्स लगेगा। इसमें टोल की वही दर लागू होगी जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लागू है। टोल वसूलने वाली कंपनी हर साल 222 करोड़ सरकार को देगी। कंपनी को टोल वसूलने का अधिकार दिया गया है। मंगलवार को योगी कैबिनेट ने टोल टैक्स संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही 1 मई से टोल टैक्स शुरू करने का रास्ता साफ हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 16 नवंबर को इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। 3 घंटे 50 मिनट में 301 किलोमीटर का सफर तय कराने वाले इस एक्सप्रेसवे पर 16 नवंबर से अब तक सफर मुफ्त था, लेकिन अब टोल टैक्स चुकाना होगा।
कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे पर फिलहाल टोल टैक्स की दरें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के समान ही होंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी 6 लेन चौड़ा है, इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम। 301 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित यात्रा के लिए कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। हादसे का सबब बनने वाले पशुओं को रोकने के लिए दोनों तरफ फेंसिंग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली के सरोजिनी नगर में लगभग 200 झुग्गियों को गिराए जाने के प्रस्ताव पर फिलहाल 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि झुग्गियों को हटाने के दौरान मानवीय रुख अपनाएं। आप उन्हें उठाकर नहीं फेंक सकते। इन झुग्गियों को हटाए जाने के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक सोमवार को समाप्त हो रही थी। जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने झुग्गी निवासी बालिका वैशाली की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह की दलीलों पर गौर किया। वैशाली की 10वीं की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू हो रही है। वैशाली ने बेंच से कहा कि हजारों लोग बिना किसी अन्य पुनर्वास योजना के बेदखल हो जाएंगे। बेंच ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। बेंच ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 2 मई तय की है। बेंच ने एएसजी के.एस. नटराजन से कहा कि आप जगह खाली कराते समय दंडात्मक तरीके न अपनाएं। आप एक आदर्श सरकार हैं, आप यह नहीं कह सकते कि पुनर्वास की कोई योजना नहीं है। एएसजी ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि दंडात्मक उपाय नहीं किए जाएंगे। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में सोमवार रात रामपुरा मेन रोड पर एक शराब की दुकान के पास एक घर की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुमित वर्मा और भोज प्रकाश के रूप में की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आनंद पर्वत निवासी सुमित वर्मा 42 और सुल्तानपुरी निवासी भोज प्रकाश 48 सोमवार को शराब की दुकान के पास खड़े थे, तभी एक घर की दीवार उन पर गिर गई। पुलिस उपायुक्त उत्तर पश्चिम जिला उषा रंगनानी ने कहा कि पीसीआर को केशवपुरम के लॉरेंस रोड पर एक शराब की दुकान के पास रात 10:12 पर दीवार गिरने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि 2 लोग मलबे में दबे थे। उन्हें निकालने के लिए दमकल की गाड़ियां और क्रेन भी मौके पर बुलाई गयीं। उत्तरी दिल्ली के नरेला इलाके में एक युवक ने कथित तौर पर अपनी पहली पत्नी और एक अन्य युवक के साथ मिलकर दूसरी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या करने से पहले आरोपी ने अपने साथी से पत्नी का बलात्कार भी कराया था। उत्तरी दिल्ली के नरेला इलाके में अपनी दूसरी पत्नी की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में 36 वर्षीय एक व्यक्ति को 2 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में ऋषि को उसकी पहली पत्नी बेबी 36 और दोस्त करण 22 के साथ गिरफ्तार किया गया है। सभी तीनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 18 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली कि नरेला के एक सरकारी स्कूल के पास झाड़ियों में एक महिला का शव पड़ा हुआ है और राकेश नाम के एक गवाह के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। अधिकारी के मुताबिक राकेश ने पुलिस को बताया कि उसने 16 अप्रैल को ऋषि को उसकी दूसरी पत्नी ममता के साथ देखा था जब वे बाजार जा रहे थे। अधिकारी के अनुसार 17 अप्रैल को जब राकेश ने ऋषि को परेशान देखा और उससे इसका कारण पूछा तो आरोपी ने कुछ पारिवारिक समस्या बताई और कहा कि उसने ममता को उसके रिश्तेदारों के यहाँ गुरुग्राम भेज दिया है। केंद्रीय विद्यालय प्रगतिशील शिक्षक संगठन का वार्षिक अधिवेशन नई दिल्ली में सर छोटू राम धर्मशाला में सोमवार को संपन्न हुआ। इसमें संगठन की नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। इसमें केंद्रीय विद्यालय मस्जिद मोट के शिक्षक नरेंद्र कुमार सिंह को अध्यक्ष तथा केवी प्रीतमपुरा के शिक्षक विनोद कुमार को महासचिव नियुक्त किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की गई, जिसमें MICP योजना को लागू करने, केवी शिक्षकों को CGHS की सुविधा प्रदान करने की मांग की गई। साथ ही सरकार से यह भी मांग की गई कि जो शिक्षक नई पेंशन योजना के तहत आते हैं तथा सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें ग्रेच्युइटी एवं फैमिली पेंशन का भी लाभ प्रदान किया जाए। सम्मेलन के मुख्य अतिथि केनरा बैंक के पूर्व MD डॉक्टर राजीव किशोर दुबे थे। उन्होंने केंद्रीय विद्यालयों की भूमिका और उनके द्वारा प्रदान की जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर प्रकाश डाला। CBSE टर्म 2 एग्जाम्स। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अधिकारियों ने बोर्ड परीक्षा से ठीक एक दिन पहले देश भर के स्कूलों के प्रिंसिपल को संबोधित किया। इस दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की गई। CBSE के अध्यक्ष विनीत जोशी ने सोमवार को लिव वेबिनार के जरिए शिक्षकों और छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने CBSE टर्म 2 परीक्षा के दिशा निर्देश की जानकारी साझा की और कहा कि दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। CBSE के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बताया कि सभी स्कूल प्रमुखों को परीक्षा से पूर्व सावधानी आदि के बारे में बताया गया है।
छात्रों को परीक्षा के दौरान कोरोना नियमों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखने के लिए स्कूलों को अलग से धन मुहैया कराया गया है। 26 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है। 10वीं में 21,16,209 विद्यार्थी और 12वीं में 14,54,370 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। 10वीं की परीक्षा 29 दिनों के लिए आयोजित की जाएगी और 24 मई को समाप्त होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 51 दिनों के लिए आयोजित की जाएगी और 15 जून को समाप्त होंगी।